नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देश के चुनाव में तमाम मुद्दे हैं। कोई किसानों पर लट्टू है, कोई गरीबों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दे रहा है। इन तमाम मुद्दों के साथ संविदा कर्मी और पुरानी पेंशन का मुद्दा भी चुनावी मैदान में दिख रहा है। लाखों लोगों का यह मुद्दा चुनाव का रुख बदलने का मादा रखता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इन मुद्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के नाम पर क्यों लूट खसोट का, भ्रष्टाचारियों का, अराजकता पैदा करने वालों का, दंगाइयों का 4.5-5 साल में देश को उलझाया है। इन्होंने समस्याओं को उलझाया है। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। लोकसभा चुनाव की बिसात पर वैसे तो तमाम मुद्दों की लंबी लिस्ट है, लेकिन इन मुद्दों की तकरीर से अलग जिन मुद्दों की तस्वीर उभर रही है, उनमें पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों के शोषण का शोर थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई दे रहा है। निश्चित रूप से इसका बहुत असर पड़ेगा और जो शिक्षक कर्मचारी है वो और उसका परिवार जो भी पुरानी पेंशन पर नजरअंदाज का करेगा, निश्चित रूप से उसको उसका प्रतिफल भुगतना पड़ेगा। चुनावी समर में इन मुद्दों को सियासी तराजू पर तौले तो इनके वोट का वजन बहुत ज्यादा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, बिजली विभाग से लेकर हर विभाग का ज्यादा से ज्यादा बोझ इन्हीं के कंधों पर है। लेकिन सुविधा और सहूलियत के नाम पर सब कुछ शून्य है। जो हमारी बात करेगा वही हमारे साथ रहेगा, उसी को हम मतदान करेंगे। वहीं पुरानी पेंशन वाले भी इस चुनाव में कमर कसते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर सियासी दलों तक पुरानी पेंशन का प्रश्न जमकर उठाया जा रहा है। देश भर में पुरानी पेंशन को लेकर दंगल सज चुका है। अब वो नेता ही क्या जो मौका गवा दे। बीजेपी जहां इन मुद्दों पर अपनी पीठ थपथपाती रही है, वहीं विपक्षी दल इन मुद्दों से सरकार को घेरने में लगे हैं। प्रियंका गांधी ने शिक्षा मित्र अनुदेश आशा कर्मियों से मुलाकात के बाद मुद्दा गरमाते हुए कई ट्वीट किए हैं। मैं लखनऊ में कुछ अनुदेशकों से मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनका मानदेय रुपए 8,470 से रुपए 17,000 की घोषणा की थी, मगर आज तक अनुदेशकों को मात्र 8,470 रुपए ही मिलता है। सरकार के झूठे प्रचार का शोर है, लेकिन अनुदेशकों की आवाज गुम हो गई। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इन सभी के नाम के साथ लिखा है कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे संग। इन लोगों को चाहिए स्थायी रोजगार, ना कि चौकीदार। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि देश भर में तमाम मुद्दों का जोर रहेगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि लाखों लोगों की पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों के शोषण का सवाल इस चुनाव की चाल बदल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये मुद्दे इस बार बड़ी भूमिका निभाएंगे। हमेशा की तरह हम महाबहस में आज भी एक सवाल लाए हैं जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के सवाल की। तो महाबहस में आज का सवाल कि क्या इस चुनावी समर में पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों के शोषण से मुक्ति के मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। क्या इस चुनावी समर में पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों के शोषण से मुक्ति के मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं @महाबहस पर और आपकी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। साथ ही डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी, ओंकार नाथ सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विजय कुमार बंधु, अध्यक्ष हैं पुरानी पेंशन एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, आज हर चौक चौराहों पर चुनाव की चर्चा हो रही है, मुद्दों की चर्चा हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि देश में आज भी संविदा कर्मी का जो मुद्दा है, पुरानी पेंशन का मुद्दा है, वो भी एक ज्वलंतशील मुद्दा है। क्या लगता है ये मुद्दा कितना प्रभाव डाल सकता है परिणामों पर? ये परिणाम पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो भविष्य की बात है जी। लेकिन हम इस विषय को लाए क्यों, ये मैं यहां जरूर कहूंगा। अन्यथा आज बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे चर्चा के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा वही था जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आज अनाउंसमेंट किया,
उसी के पक्ष विपक्ष पर बहस हो जाती कि भाई 72,000 से बैतरणी पार होगी कि नहीं होगी, क्या होगा, कैसे होगा। राजनीतिक विषय था, चर्चा हो जाती। और उत्तर प्रदेश के तमाम मसले थे। लेकिन मुझे लगा नहीं, एक देश के फलक पर बात करनी चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है। 60 लाख सरकारी कर्मचारी हैं देश भर में, एक आंकड़े के अनुसार। और एक व्यक्ति के साथ भारत का जो मापदंड है वो परिवार में 5 लोगों का माना मापदंड है। एक फैमिली मतलब 5 लोग, तो 60 लाख गुणे 5, 3 करोड़। और करीब देश भर में 80 लाख संविदा कर्मी हैं। मैं किसी स्टेट स्पेसिफिक बहस में नहीं जा रहा ना, कि उत्तर प्रदेश में क्या है, तमिलनाडु में क्या है, बिहार में क्या है, दिल्ली में क्या है, पंजाब में क्या है। मैं पूरे देश के फलक पर बात कर रहा हूं। तो 8 पंजे 40, 4 करोड़ हो गए संविदा कर्मी। 4 और 3 7 करोड़। 7 करोड़ का नंबर उतना बड़ा है जो देश के जनादेश को प्रभावित कर सकता है, यह मैं कह रहा हूं। चाहे वो प्रदेश कोई भी हो, यह समस्या हर प्रदेश में एक ही रूप में है। कोई प्रदेश इससे अछूता नहीं, इसलिए देश भी इससे अछूता नहीं रह सकता। देश क्या है? प्रदेशों का समुच्चय, प्रदेशों का समूह ही तो भारत है। और भारत की कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है, रूप स्वरूप। प्रदेशों का समूह भारत बनाता है, भारत का निर्माण करता है। इसलिए मुझे लगा इस मसले पर चर्चा हो जाए कि जो 7-8 करोड़ की आबादी है जो इन 2 समस्याओं से जूझ रही है, और उस पर चर्चा का यही उचित समय भी था। मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर भी नहीं जाऊंगा। मैं इन दोनों पक्षों की पीड़ा उठाऊंगा और सारे राजनीतिक दलों से यह अनुरोध करूंगा कि अब सबके घोषणा पत्र आने को हैं। अगले महीने के आरंभ में कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, तृणमूल, एआईडीएमके, डीएमके, जेडीयू, आरजेडी सबके घोषणा पत्र आएंगे। मैं सारे राजनीतिक दलों से कहूंगा इन 2 मसलों पर निर्णायक राय अपनी घोषणा पत्र में जरूर रखिए, ताकि ये बड़ी आबादी ये जान पाए कि इन 2 बड़ी समस्याओं पर राजनीतिक दलों का चिंतन क्या है, कैसा है और किस दिशा में भारत को ले जाना चाहता है। क्योंकि समस्याएं विकट हैं। अपने अपने तर्क हो सकते हैं सरकारों के, हर राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के, लेकिन फिर भी पुरानी पेंशन का मुद्दा बड़ा है। अर्धसैनिक बल भी उस पुरानी पेंशन के मुद्दे में आते हैं, उसी व्यवस्था नई पेंशन के दायरे में। उनके काम करने के जो परिस्थितियां हैं कितनी कठिन है। और वैसे ही देश भर में एक चलन चला 1990 के बाद से। ये समय महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके रखिएगा। 1990 जब भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर चला नरसिंह राव जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह तब वित्त मंत्री थे, उसने इस देश में संविदा कर्मियों की एक नई प्रजाति क्रिएट कर दी। और धीरे धीरे शनही उसका असर यह हुआ पूरे मुल्क में कि रेगुलर नियमित सरकारी कर्मचारी ढूंढना मुश्किल हो गया। आईएएस आईपीएस हटा दें, केंद्रीय सेवा के या राज्यों के पीपीएस अधिकारी हटा दें, प्रोविंशियल सर्विसेज के अधिकारी, तो बाकी निचली पायदान में तो ढूंढना मुश्किल। और पुलिस छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां संविदा हो नहीं सकती, वो मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। बाकी अस्पताल हो, स्कूल हो, कोई विभाग हो किसी प्रदेश का, आप चले जाइए टार्च लेके, 100 आदमी मिलेंगे तो उसमें 10 परमानेंट सरकारी मिलेंगे, 90 संविदा के मिलेंगे। तो अगर इतनी बड़ी संख्या है संविदा वालों की देश भर में, तो उनके हित चिंतन के लिए बात तो होनी चाहिए चुनाव के समय। इसीलिए आज मैं ये विषय लेकर आया। मैं बात की शुरुआत करूंगा बंधु जी से। विजय कुमार बंधु जी,
आप देश भर में आंदोलन चला रहे हैं जी। विभिन्न राजनेताओं से भी आप मिलते हैं, आपका प्रतिनिधिमंडल राजनीतिक दलों से मिलता है, उनके अध्यक्षों से मिले हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। अब वो समय आ गया जब घोषणा पत्र सार्वजनिक होंगे। एज ऑफ नाउ आज तक आपको क्या आश्वासन मिला, क्या स्थिति आप देख रहे हैं, और चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर दिखता है? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने इस शोरगुल में, इस माहौल में इस मुद्दे को आपने रखा, ये इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि जो जनवादी मुद्दे हैं चुनाव के समय ही नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे। सबसे पहले तो बधाई देता हूं सर आपको और आपके चैनल को। दूसरी चीज है, पुरानी पेंशन बहाली की कोई डिमांड अभी 2 दिन पहले नहीं उठी है, ये लगातार उठ रही है। और जो आपने भी कहा कि देश भर में व्यापक पैमाने पर आंदोलन है और समय समय पर सारे राजनीतिक दलों को, चाहे जो भी राजनीतिक दल है, भाजपा रही है, कांग्रेस रही है, सपा रही है, बसपा रही है, जो भी रहे हैं, सारे लोगों को हम लोगों ने अपना निवेदन दिया और रिक्वेस्ट किया कि ये मुद्दा जिनविन है और संवैधानिक रूप से है, इसको आप विचार करें और गंभीरता से इसको लेकर के आप इसको लागू करें। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो सरकारें चाहे जो हो, पिछली हो या अगली हो, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा चली गई है इस मुद्दे पर। उनको जैसे लगता है कि हम लोग कहीं गैर से आए हुए हैं। अरे हम सिस्टम के अंग हैं, अगर सरकार की कोई योजना आती है तो उसको पहुंचाने का काम यही शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी करता है, नीचे स्तर तक ले जाने का काम यही करता है। और उसको अगर हम अनसिक्योर कर दे रहे हैं तो कैसे उम्मीद करें कि आपकी वो जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी जो सपने हैं देश को आगे बढ़ाने का, वो कैसे पूरा होगा? एक कर्मचारी तो पूरा करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तमाम सारे राजनेताओं से हम लोग लगातार मिल रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। अभी कल गृहमंत्री जी लखनऊ में थे, उनसे भी निवेदन हुआ, अभी प्रियंका गांधी जी आई थी, उनसे भी निवेदन हुआ। सब लोगों को दिया गया कि अपने अपने मैनिफेस्टो में तो कम से कम चुनाव के समय रख लीजिए। ये बताइए, जो आपने 2 बड़े नेताओं का नाम लिया, विजय बंधु, एक मिनट विजय जी, एक मिनट। राजनाथ जी ने क्या कहा और प्रियंका जी ने क्या कहा? दोनों बड़े नेता बताइए, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े चेहरे हैं। सर एक तो सबसे पहली बात, जब पिछला चुनाव गृह मंत्री जी यहां से लड़ रहे हैं तो हम लोगों ने उनसे मिला था और उन्होंने कहा था, जब 2014 की बात है, उन्होंने कहा कि सरकार जब बनेगी तो हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। स्टेटमेंट छोड़ो, अब 19 बताओ। और लगातार, और अभी जो बीत गई सो बात गई। और 19 में अभी हम लोग अपने घर पर, उन्होंने अपने घर पे बुलवाया हम लोगों को, बड़ा सम्मान दिया, उन्होंने हम लोग अपनी बात कहे, उन्होंने हमारी मुलाकात उस समय जो वित्त का प्रभार देख रहे थे हमारे मंत्री पीयूष गोयल साहब से, उनसे बात हुई, उनको भी सारी चीज बताई गई। उन्होंने इस बात को वहां पर माना कि नहीं, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये कर्मचारी के हित में नहीं है, ये बात उन्होंने स्वीकार किया। प्रियंका गांधी जी आई, हमने कहा कि आप यहां पर फाइट करने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से फाइट करने आए हैं, तो कम से कम जो पब्लिक के मुद्दे उनको रखे। उन्होंने कहा नहीं, घोषणा पत्र में मेरे आएगा, उन्होंने यह आश्वासन दिया है। और एक बात उन्होंने और कही कि ये क्यों इतना आंदोलन के बाद ये सरकारें नहीं मान रही, इसका आर्थिक पक्ष क्या है? मैंने आर्थिक पक्ष भी बताया है, और आर्थिक पक्ष में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये कर्मचारी का ही नुकसान नहीं है, देश का भी नुकसान हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां और व्यापारी लोग इसका फायदा, हमारा सरकारी पैसा, उनका सरकारी पैसा ले जा रहे हैं। रही बात प्रभाव की, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम कर्मचारी जरूर हैं, लेकिन एक साथ हम लोग वोटर भी हैं, हम लोग वोटर भी हैं। और निश्चित रूप से 13 लाख उत्तर प्रदेश में, 60 लाख पूरे देश में, अगर 5 से मल्टीप्लाई 3 करोड़ लोग सीधे सीधे से प्रभावित हैं। और इस बार सबने मन बनाया है कि हम मुद्दे के साथ खड़े होंगे और अपने मुद्दे के लिए हम तय करेंगे कि हमारे मुद्दे पर कौन बात कर रहा है, उसी तरह से हम लोग जाएंगे। और पुरानी पेंशन, विजय बंधु, ठीक, आपके पास फिर आएंगे दोबारा, फिर आएंगे। अरे भाई, जिन लोगों को करना है उनसे तो बात करने दो, जिन लोगों को फैसला करना है। चंद्रमोहन जी, 3 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार मिला के, और 4 करोड़ लोग मिनिमम देश भर में संविदा के लोग और उनके परिवार मिला के, टोटल हो जाता है 7 करोड़। 7 करोड़ का नंबर जनादेश को अनुलोम विलोम कराने की ताकत तो रखता है, उतना बड़ा जन नंबर तो है। भाजपा क्या करेगी अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन 2 प्रमुख मांगों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लाइन हमेशा से स्पष्ट रही है और हम उस लाइन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारी लाइन अंत्योदय की है और हम सबका साथ सबका विकास को आगे बढ़ाने वाले हैं और हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है।
हम जो भी हमारे हम तो बनटांगियाओं के कल्याण तक गए हैं उत्तर प्रदेश में। आपको पता ही है कि हमने बनटांगियाओं के विकास के बारे में भी पूरी सहानुभूति के साथ में रखी है। उत्तर प्रदेश के जो अति महत्वाकांक्षी जिले थे उनके विकास को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। ये जो पुरानी पेंशन का विषय है, संविदा कर्मचारियों का विषय, इन सब ये हमारे ही हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के हैं, और सब मिलकर देश बनता है। इसको कोई अलग कहें ये क्लास नहीं है, संपूर्णता के साथ में देश है। और देश के साथ में, क्योंकि देश के सभी अंग हैं, तो सभी अंग मिलके ही देश का विकास करेंगे। अब जो ये विषय है, ये कोई एक सरकार का, एक विषय का ये नहीं है। इसको पूरे विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने, हम और आप चर्चा में थे, चर्चा के दौरान ही ये बात आई, हड़ताल हो रही थी, हड़ताल पर आप और हम चर्चा पर बैठे थे पुरानी पेंशन के पर, और उसी के बीच में वो पुरानी पेंशन वाली जो हड़ताल थी वो वापस भी हुई। तो आज हम लगातार समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। जो मुद्दे आए उनके साथ चर्चा करके उनका हमने समाधान किया है। हमारा एकदम हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये हमारी विचारधारा है। इस पर हम प्रतिबद्ध हैं, और इसकी ये प्रतिबद्धता को हम पूरा करने के लिए हमारे संकल्प पत्र में, हम घोषणा पत्र नहीं ला रहे हैं, हम संकल्प पत्र लेके आ रहे हैं, और संकल्प पत्र को पूरा करने वाले हैं। हम ऐसे नहीं है कि संकल्प पत्र लेके आएंगे और वायदे करके और चले जाएंगे। मतलब संकल्प पत्र में ये विषय होंगे कि अगर हम सत्ता में आए तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, एक, और संविदा कर्मियों के नियमितकरण करने के लिए, उनको स्थायी करने के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। ये कमिटमेंट होगा संकल्प पत्र में। नहीं, मैंने अमिताभ जी, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। अमिताभ जी, मैंने कहा कि हमारा संकल्प पत्र बनना है। जो संकल्प पत्र की समिति है वो सारे मुद्दों पर चर्चा करके देश के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे हैं उन सबको लेके आएगी। मैं उस समिति में नहीं हूं जिसमें ये जो समिति इस संकल्प पत्र के बनाने का काम कर रही है। जी ठीक है। डॉक्टर अजीज खान, वही सवाल आपसे जो मैंने डॉक्टर चंद्रमोहन से पूछा। सर, आपकी पार्टी का या गठबंधन का साझा घोषणा पत्र लाओ या अलग अलग लाओ, ये बातें स्पेसिफिकली दर्ज होंगी कि नहीं? गोल गोल बात नहीं, सीधे दर्ज होंगी कि नहीं, कि अगर हमारी सरकार आती है या जो सरकार केंद्र में आए उसमें हमारी, सुन लो बात, अब हमारी भागीदारी रहती है तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी, एक, और संविदा कर्मियों को जो दसियों साल से विकट शोषण के शिकार है देश भर में, कोई 8,000, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 12,000 पर काम कर रहा है बिना छुट्टी के, और 11 महीने का ही तनख्वाह है, 1 महीने का गैप है, उनको नियमित करने के लिए रास्ता निकालेंगे। ये बातें उसमें आएंगी कि नहीं आएंगी भैया? देखिए अमिताभ जी, बहुत अहम सवाल है। एक बात हमने ये देखा कि आप लगातार चंद्रमोहन जी से लगातार सवाल करते रहे, लेकिन उन्होंने जवाब सीधा नहीं दिया। हकीकत यह कि ये खेती किसने उपजाई है, खेती किसने बोया है। 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन को खत्म किया और तमाम तरीके का हवाला दिया, साहब जीडीपी गिर रहा और तमाम तरीके की बातें, और एक झुंझुना पकड़ा दिया एनपीएस का, और साहब एनपीएस का झुंझुना पकड़ाया, और आज तक झुंझुना को लिए लोग घूम रहे हैं। और अब ये उसको बहाल कैसे करेंगे? इन्होंने कोई वायदा नहीं किया। पहली बात पेंशन के मामले में बता दूं। दूसरी बात, अभी जो जिस तरीके से, अरे आप अपना वादा तो करो, उनकी छोड़ो, उनसे हम पूछेंगे, आप क्या करोगे वो बताओ। सर मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। अरे मुझे तो बात रखने दीजिए सर। अमिताभ जी, मुझे बात रखने दीजिए, बहुत अहम बात है। 99 में आदरणीय कल्याण सिंह जी ने उसे लागू किया, लेकिन नियमित करने के लिए कोई प्राविधान नहीं निकाला। जब मेरी सरकार आई तो मैंने नियमित किया और 90,000 शिक्षा मित्रों को नियमित किया और 38,000 उसका हमने मानदेय रखा। हकीकत यह कि लगातार हमने उसके लिए प्रयास किया, हम कहीं पीछे नहीं हटे। दूसरी बात, इनका देखिए दोहरा चरित्र देखिए कि 72,825 जो हमने सहायक अध्यापकों को अपॉइंट किया, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया कि इनको अपॉइंट कर लिया जाए 25 जुलाई 2017 को, लेकिन इन्होंने आज तक उनको अपॉइंट नहीं किया। और उसी दिन दूसरा फैसला आया शिक्षा मित्रों के बारे में कि शिक्षा मित्रों को कहीं ना कहीं से हटा दिया जाए। हटाने वाली बात तो इन्होंने लागू कर दी, लेकिन अपॉइंटमेंट की बात इन्होंने लागू नहीं की। हकीकत यह है कि जिसका दोहरा चरित्र हो वो आज वादा क्या करेगा सिवाय देश को गुमराह करने के अलावा। एक तथ्य मैं सामने रख दूं, अजीज खान साहब, एक तथ्य सामने रख दूं, फिर ओंकार भाई के पास जाऊंगा। सुन, एक सेकंड सुनो भाई, एक तथ्य सामने रख दूं देश के। मैं बड़े फलक पर ही चर्चा करना चाहता था, लेकिन फिर वो राजनीति में आई गई चर्चा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में शपथ ले रही थी
मार्च के तीसरे हफ्ते में 2017 में, उस वक्त शपथ के समय ये कुछ किए नहीं थे, अभी तो शपथी कार्यक्रम चल रहा था। उत्तर प्रदेश में 17,50,000 संविदा कर्मी थे। 17,50,000 संविदा कर्मी। ये कहां से आए? ये कहां से आए? बड़ी मुश्किल है। राजनेता मुझे वहां लाके खड़ा कर देते हैं ऐसे ऐसे तर्क देके, जहां मुझे कड़वी बात भी कहनी पड़े, और फिर कहते हैं कि लो अमिताभ जी कड़वी बात बोल देते हैं। तो ऐसे तर्क क्यों देते हो? ये 17.5 लाख लोग कहां से आए? ये संविदा कर्मी क्यों बने? मैं सच्चाई बता रहा हूं। नहीं, मैं तो सीधे लाख टके का सवाल पूछ रहा हूं। ये 17.5 लाख लोग संविदा कर्मी क्यों बने? 17.5 लाख का संविदा कर्मी क्यों बने? शुरुआत कहां से हुई? आज भी निजी उत्तर प्रदेश के टोटल सरकारी कर्मचारी की संख्या देख लीजिए। इनका बस चले तो एक गुलाम कर दे। पूरा प्रदेश संविदा पर लाके खड़ा कर दिया था। करवा दे सब चीज। पूरा प्रदेश संविदा पर लाके खड़ा कर दिया। ये जिस तरीके अब बातें नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है अजीज खान, आगे क्या हो सकता है वहां से अगर चिंतन करेंगे तो परिणाम आएगा, और सिर्फ फुटौल से परिणाम नहीं आएगा। ना विजय बंधु की आंख का आंसू सूखेगा, ना संविदा कर्मी के आंख का आंसू सूखेगा कि तुमने किया। ये करके 1 घंटा पूरा हो जाएगा, आप लोग अपने अपने कार्यालय प्रस्थान कर जाओगे। फिर देखोगे किस सीट पर किस जात का आदमी है, किसको लड़ाए, फिर इसमें व्यस्त हो जाएंगे आप लोग। मेरी पीड़ा दूसरी है। ओंकारनाथ जी, आपकी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक का मसला है, और इस मसले का महत्व बताने के लिए मैंने नंबर बताया, क्योंकि लोकतंत्र में लोग कहते भाई सिर गिने जाते हैं। किसी नेता से बात करो, कोई मुद्दा बताओ, वो कहता अमिताभ जी कहा बताओ 2-4 हजार आदमी का मसला, इससे क्या होगा? कोई बड़ा मसला हो तो बताओ जिससे वोट प्रभावित हो। तो अब की मैं इतना बड़ा मसला ले आया क्या? किसान के बाद अगर सबसे बड़ा मसला है संख्या की दृष्टि से तो यही है। 8 करोड़ लोग सीधे प्रभावित हैं। क्या करेगी कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में? अमिताभ जी, ये सभी सरकारों की लापरवाही की वजह का नतीजा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। गुड। और ये सरकार के जो बैठे हुए अधिकारी हैं और जो बड़े राजनेता हैं, जो अधिकारियों से प्रभावित हो जाते हैं, उनकी गलती का परिणाम है। 1991 में ये तय हो गया था, पहले दैनिक वेतन कर्मचारी लागू होते थे और वर्क चार्ज के होते थे। ये तय हो गया था कि इनको रेगुलर कर दिया जाए, और रेगुलर करने के बाद जो है ये अब दैनिक वेतन में किसी को नहीं रखा जाएगा, और जो भी भर्ती होगी अब रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती होगी। उससे 2 फायदे होते। एक तो हमको क्वालिफिकेशन निर्धारित करने में आसानी रहती, और उस क्वालिफिकेशन के तहत हम उनका सिलेक्शन करते, और सिलेक्शन के बाद जब वो आते तो क्वालिटी वर्क करते। लेकिन इन लोगों ने, अधिकारियों ने भ्रमजाल फैला के NGOs के द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति शुरू कर दी। संविदा कर्मचारियों में दोनों को फायदा था, ठेकेदार को भी फायदा था, अधिकारी को भी फायदा। ठीक कह रहे हो भैया, बिल्कुल ठीक बात। और मान लीजिए 10,000 में उनको रखा, संविदा वाला उसको दे रहा है 8,000, 6,000, 4,000 अपने बांट रहा है, उनको भी दे रहा है, और संविदा कर्मचारी को काम करने की आवश्यकता है क्योंकि उसको नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, वो पड़ा हुआ है। वो इनके बहकावे में ऐसा बहक गया कि वो 20 साल, 25 साल, 15 साल इस तरह से काम करता रहा। उसका परिवार बड़ा हो गया, ना वो कहीं बाहर नौकरी कर पा रहा है, ना यहाँ कर पा रहा है, और पिस रहा है उसके अंदर। सरकार ने खुद अपने लिए नासूर पैदा कर लिया है, और ये सारी सरकारों का दोष है। अगर ये सब चीज़ें ये लोग न किए होते तो शायद उत्तर प्रदेश की आज ये जीर्ण शीर्ण अवस्था ना होती, और जो आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था, ऐसी बुरी हालत ना होती जो भ्रष्टाचार का तांडव यहाँ पर चल रहा है। सरकार को चाहिए तुरंत इनका रेगुलराइजेशन करे, और भविष्य में किसी भी प्रकार की संविदा या इस तरह की टेम्परेरी भर्ती को 100% रोक लगा दे। जो लड़के पढ़ लिख के बड़े निकल रहे हैं, आप सोचिए, उनको नौकरी नहीं मिल रही, और ये लड़के बहकावे में आके इसमें फंस गए, ये आगे निकल नहीं पाए, ये यहाँ फंसे हुए हैं। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और जहाँ तक पेंशन की बात है, देखिए पेंशन तो सरकारी कर्मचारी का हक है। आपको बताऊं पेंशन का कितना गुरूर होता है। मेरी माँ 92 साल की है, उनको पेंशन मिलती है। वो जानती है उनका छोटा बेटा, मेरा छोटा भाई जो है वो उसको देखता उगता है। तो जब कोई बच्चे आते हैं घर में
तो शान से उसको बुलाती हैं कि इसको इतने पैसे दे दो। मतलब उनको ये नहीं रहता कि हम अपने बेटे से मांग रहे हैं, वो अपने पति के द्वारा जो मिला हुआ उनको हक है उसको वो क्या कहते हैं करती हैं, तो उनको गुरूर होता है। और यही बुढ़ापे का सहारा होता है। सरकार को पुरानी पेंशन बिल्कुल बहाल करनी चाहिए, ठीक बात, और साथ में अर्धसैनिक बलों का तो बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनके संग घटनाएं घटित हो रही हैं और जो 50-50 की संख्या में लोग शहीद हो जा रहे हैं बेचारे, कहीं तो उनका परिवार जो है कहां जाएगा, क्या करेगा। ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले दो बातें मैं कहूंगा। एक बात जो ओंकार नाथ सिंह ने कही, एक आत्मसम्मान की अनुभूति, मैं इसमें एक बात और जोड़ देता हूं। किसान का जो ममत्व और अपनत्व और रिश्ता और गर्व अपनी जमीन से होता है, वही सरकारी मुलाजिम का अपनी पेंशन से होता है। उसको लगता है कि भाई मेरे मृत्यु तक का इंतजाम हो गया, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं जब तक जीऊंगा, और मेरे बाद मेरी पत्नी भी किसी की आश्रित नहीं होगी। यह संबल ही बड़ा है एक। और दूसरी बात मैं कहूंगा संविदा कर्मियों की, सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसले हैं अलग अलग समय के, ब्रेक के बाद आएंगे तो उनकी चर्चा कर लूंगा, और पार्लियामेंट का कमिटमेंट है इस देश की कि समान कार्य समान वेतन और सबको स्थायी सुविधाएं जो एक को मिलेंगी वही बाकी को मिलेंगी। योग्यता सरकार तय कर सकती है, लेकिन जो एक बार एंट्री ले गया ट्रेन में वो वहीं बैठेगा सब बराबर में। ये पार्लियामेंट का कमिटमेंट बिल है, अधिनियम बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसले हैं। अभी तक इतनी सरकारें आई गई, सुना किसी ने नहीं। साहब जी, समान काम के बदले समान वेतन को लागू किया जाना चाहिए, और ऐसे न जाने कितने ही फैसले कोर्ट ने लिए, लेकिन सरकारों ने नहीं माने। नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। देखिए, बेसिस एक्ट जो कानून है भारत का, विजय बंधु को मेरे ख्याल से उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसमें इस बात का कमिटमेंट है भारत सरकार का, कानून है भारत का। तमाम राज्यों के उच्च न्यायालयों ने इस आशय के निर्णय दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बार अलग अलग मामलों में इस ढंग के निर्णय दिए। अभी एक मसला बिहार सरकार के गले में फंसा हुआ फंदे की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2.5 लाख टीचर आपने भर्ती किए, जिनका वेतनमान अलग रखा है, सेवा शर्तें, उनका मुकदमा है। कोर्ट ने कहा इनको समान वेतन दीजिए। बिहार सरकार के वकील साहब वहां घुटनों के बल आ गए, बोले सरकार, हमारी तो सरकार दिवालिया हो जाएगी। कोर्ट ने कहा ना, जाइए और एक कार्य योजना बनाकर लाइए और हमको दीजिए। यानी अदालत का रुख साफ, संसद का कानून साफ, लेकिन देश भर में ये नियम लागू नहीं हो पाया। क्यों ओंकार नाथ जी? अदालत भी वही कह रही, हमारा कानून भी वही कह रहा, लेकिन देश भर में ये व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, कोई राज्य हो कोई सरकार हो। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सरकार के अंदर काम करने की क्षमता न रह जाए और इच्छा शक्ति न रह जाए, तो वो किसी भी कानून को लागू नहीं करती, बहाने ढूंढती और भागती है, क्योंकि वो सीधे सीधे काम करने में विश्वास रखती है, वो परेशानियों को निपटाने में विश्वास नहीं रखती है। और इसीलिए सरकारें आजकल अलोकप्रिय हो रही हैं, लोकप्रिय नहीं हो रही हैं, क्योंकि जब आप जनता की भावनाओं से नहीं जुड़ेंगे, अपने कर्मचारियों की समस्याओं से नहीं जुड़ेंगे, तो आप उसका निदान नहीं कर पाएंगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। समस्याओं को निपटाने के लिए सरकार को चाहिए इच्छा शक्ति अपनाए और हर बात अधिकारी की न सुने, कुछ अपना भी प्रयोग करे। जब जनता से आप वादा करते हो तो उस वादा को पूरा करो। अगर आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई चीज़ है, आप क्यों इस तरह का काम करते हो जिसमें कि अड़ंगे लग जाए? आप ऐसा आदेश क्यों नहीं करते हो कि जिसमें अड़ंगे न लगे? जैसे मान लीजिए शिक्षक की तनख्वाह है, 50,000 रुपये तनख्वाह है शिक्षक की। भाई अगर आपको इसको रेगुलर करना है तो आप शिक्षक का नाम ना देके आप कोई और नाम दे दीजिए। 50 आपके यहाँ नौकरियाँ निकल रही है, उधर शिफ्ट करके थोड़े कम पैसे में उनको रेगुलराइज कर दीजिए, उनसे वहाँ काम लीजिए, उनका भी काम चलता रहेगा। और जो नए टीचर भर्ती कर रहे हैं वो आप भर्ती करके बच्चों को भी पढ़वाइए, अगर आप समझते हैं कि वो वहाँ पर अड़ंगा लग रहा है। और ये चीज़ इन कर्मचारियों को भी समझना चाहिए, जो दैनिक वेतनभोगी हैं, जो संविदा के कर्मचारी हैं, कि उनका नियमितीकरण जो है वो जहाँ वो है वहाँ पर होना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है,
अच्छा वेतन मिल रहा है और एक अच्छा काम मिल रहा है तो वहां पे उनको भी एडजस्ट हो जाना चाहिए। ठीक बात है। अजीज खान साहब, कभी सरकारों ने ये नहीं सोचा कि जो कारवां बढ़ता जा रहा है, पहले लाख भर्ती हुए होंगे, फिर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 17.5 लाख हो गए। सरकारें आई गई, कभी चिंतन नहीं किया 17.5 लाख लोग जिस दिन हक मांगेंगे उस दिन क्या होगा। अकेले उत्तर प्रदेश और देश भर को जोड़ दूं तो 70 लाख, 60-70 लाख से ऊपर संविदा कर्मी देश भर में। ये लोग सड़क पर उतर के अपना हक मांगेंगे तो क्या होगा, कभी चिंतन नहीं किया राजनीतिक दलों ने? नहीं सर, बहुत नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, चिंतन करना चाहिए और चिंतन होना चाहिए इस पे। लेकिन आज तो सरकार, ये जाहिर सी बात है कि आज के जो हालात हैं ये तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं, मसले को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। आज 1,71,000 आरटीआई के मुताबिक शिक्षकों की भर्ती अगर हो जाए तो इतने पद खाली हैं प्राइमरी पाठशालाओं में। लेकिन सच्चाई यह है अमिताभ जी कि अब भर्ती किया नहीं जा रहा है, वहां पर आवारा पशु बांधे जा रहे हैं प्राइमरी पाठशालाओं में, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। कौन जिम्मेदार है? 24 लाख पद अभी खाली है जो सृजित नहीं किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। हकीकत यह है कि सिर्फ वादा पे वादा, साहब 2 करोड़ नौकरी देंगे। अगर आप नौकरी सृजित करें, नौकरी निकालें तो तमाम लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं एक ही नहीं है। आप अनुदेशकों का मामला देखिए, 1000 शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर लिया है, 1000 शिक्षा मित्रों का दिवंगत हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनका डेथ हो गया। शिक्षा प्रेरक 1,25,000 है, आज अनुदेशक है 32,000। आप रास्ता क्या निकाल रहे हैं? आप रास्ता निकालने के बजाय लगातार मामले को उलझा रहे हैं, कोशिश नहीं किया। अगर कोशिश करते शायद जो लोग आज चौराहों पर हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनका अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं परिस्थितियों में हो जाता। अजीज खान साहब ने जो बात कही, अगर सर उन्होंने उसमें अपने को अलग करके बाकी के लिए कहा मैं वो फंदा उनके गले में भी डाल देता हूं। आप सबने कभी कोशिश नहीं की, इसलिए ये नौबत आई, इंक्लूडिंग अजीज खान एंड हिज पार्टी। इसलिए इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। एक बात कह के विजय बंदूक पास जाऊंगा, फिर चंद्रमोहन जी के पास सबसे अंत में जाऊंगा, क्योंकि उनसे मैं सुनना चाहूंगा कि आप अभी सरकार में हैं और नया जनादेश मांगना है आपको। देश को वचन होना चाहिए कि इन 2 बड़ी समस्याओं पर क्या करेगी भाजपा। अजीज खान साहब ने कहा कि वाजपेयी जी के समय में ये नई पेंशन का झुंझुना आया। ठीक बात, वाजपेयी के समय में आया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही, सपोर्टेड बाय एसपी बीएसपी। ये झुंझुना हटा देते, पुरानी पेंशन बहाल कर देते, तो आज विजय बंधु को ये टोपी लगा के अनशन पे तो नहीं बैठना पड़ता। विजय बंधु जी, जितना करीब से देखिएगा, कितनी भी सरकारें देख लो, कितनी भी सरकारों का सब कर लो पोस्टमार्टम, मामला वही है। सबने तदर्थवाद की नीति अपनाई, छोड़ो जाने दो, चलने दो, अपने को क्या लेना देना। तभी ये स्थिति यहां तक आके पहुंच गई। विजय बंधु जी, अभी आपने जो सवाल पूछा सारे राजनीतिक दलों से, दुर्भाग्य देखिए कि एक भी पार्टी के साथियों ने उसका सही जवाब, सीधा जवाब नहीं दिया। सब गोल मोल कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दूसरी बात, जो पुरानी पेंशन और संविदा की बात कर रहे हैं, मैं जो देख पा रहा हूं, सरकारें सरकारी व्यवस्था को खत्म कर रही हैं। सरकारी व्यवस्था खत्म हो जाए, सरकारी नौकरियां खत्म, व्यवस्था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस देश के राजनेता हमारे जो सम्मानी हैं, वो सरकारी नौकर चाहिए, सरकारी गनर चाहिए, सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी बंगला चाहिए। उनको सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी व्यवस्था मुझे पसंद नहीं है। सरकारी व्यवस्था बंद कर दी जाए, लेकिन हमारी सारी चीजें हो जाएं। और एक भी व्यक्ति ने साफ साफ नहीं कहा कि हम इस मुद्दे पे क्या करने जा रहे हैं। और ये प्रदेश और देश पूरा देख रहा है कि हम हमारे मुद्दे पर हमारे राजनीतिक दल कैसे सोचते हैं, किस तरह से आपने सुना नहीं। एक बार मैं हमने साफ कहा है कि नहीं, सुन लीजिए बंधु जी सुन लीजिए, साफ कहा है हमने। आपकी सरकार, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। लागू कराइए ना, मैं तो कह रहा हूं। सुनिए ना, हम तो कह तो रहे लागू कराएंगे। आने तो दीजिए घोषणा पत्र। आपसे तो कहा गया है, आपसे कहा गया है कि नहीं कहा गया है? आपसे कहा गया है तो वो नेशनल इशू होगा ना। राजस्थान में कहने से नहीं काम चलेगा। जब तक राष्ट्रीय सरकार नहीं कहेगी तब तक नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा वहां से। आप एक चीज सोचिए, आप तो सरकारी कर्मचारी नहीं है ना। सरकारी कर्मचारी का एक मद होता है,
तो ये नहीं बता रहा हूं मैं। सुनिए दूसरी चीज जान लीजिए, और ये भी कहा है कि इनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए, ये भी कहा है कि इनका रेगुलराइजेशन होना चाहिए। आपने सुना नहीं? उनकी बात सुन ले, विजय जी जल्दी समाप्त करिए भाई। आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र में रखा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आप उसको क्यों नहीं लागू कांग्रेस तो करते? रखेगी आपकी, रखा तो आप लागू कर। दूसरी हमारी सरकार बनेगी तो हम लागू करेंगे। जानकारी नहीं है आपको सर, अभी जानकारी नहीं है। राज्य का विषय राज्य का है और केंद्र का विषय केंद्र का है। आज भी पश्चिम बंगाल पुरानी पेंशन दे रही, क्या भारत सरकार से बाहर है या देश से बाहर है? क्या हो आप शायद नहीं जानते हैं मुझको, आप अभिनेता हैं। सुनिए, आप नहीं जानते, आप अभिनेता हैं। मैं 36 साल काम करके रिटायर हुआ हूं, मुझे सब मालूम है, इसलिए ये मत कहिए। ठीक हम सब जानते हैं। ओंकार जी आपको भी रोकूंगा, विजय बंधु जी आपको भी रोकूंगा, चंद्रमोहन के पास चलूंगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, ठीक है विजय भाई, ठीक है विजय भाई, रुकना होगा। देश भर के विधायकों को और लोकसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्यों को पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए। वो जनसेवक हैं, वो क्यों नहीं नई व्यवस्था स्वीकार कर लेते पेंशन की? वो कर लें तो चलो सरकारी कर्मचारियों को भी मना लें कि भाई आप भी छोड़ो। नहीं, जो एक बार विधायक की शपथ ले लिया यावत जीवन सुख भोगे, जो एक बार सांसद की शपथ ले लिया वो यावत जीवन सुख भोगे। आना जाना फ्री, दवा फ्री, खाना फ्री, टेलीफोन फ्री। तो जब वो लोग अपने लिए सुविधाएं जुटा सकते हैं, सुरक्षित भविष्य कर सकते हैं, तो सरकारी मुलाजिम ने भाई कौन सा पाप किया? चंद्रमोहन जी, पाप किसी ने नहीं किया है। पाप करने का कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर जरूर आपको याद आएगा कि अभी केंद्र में जब भाजपा की सरकार बनी तो एक कमेटी को ये सौंपा गया कि वहाँ जो सदन की कैंटीन है वहाँ भोजन को लेकर लगातार चर्चा होती थी कि माननीय सदन के सदस्यों को भोजन इस सब्सिडी पे मिलता है, ये होता है। लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ, सबने सहमति दी और परिवर्तन हुआ। तो इसलिए ये कह देना कि इसको माननीय विधायक, माननीय सांसद, तो माननीय सांसद, माननीय विधायक तक नहीं इसको सीमित कर सकते। ये जो व्यवस्था बनी स्वाभाविक रूप से जब बनी 2003 में बनी, उसके बाद में महान अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री रहे, महान अर्थशास्त्री थे, उनके अर्थशास्त्री के रूप में उनकी पहचान थी। लेकिन कोई क्यों नहीं लाए? आज बड़ी बड़ी बातें करके क्या, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, उसमें घोषणा कर दी कि हम इतना देंगे। अरे 2008 का भी आंकड़ा आपने दिया था, लेकिन माफ कितना किया कर्जा? तो वायदों की फसल करने से नहीं होगा, संकल्प लेना होगा और संकल्प के समाधान की ओर जाना पड़ेगा और उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। आज हमने पूरी आप करो अजीज खान, उम्मीद लगाओ आपने यही कहोगे, दूसरों को टरका रहे हैं, आप बात रखने के बजाय, समाधान ढूंढने के बजाय आप मामले को लंबित कर रहे हैं। आपने समाधान क्या किया? कर दो अजीज, आपने ही पेंशन खत्म किया, पेंशन आपने खत्म किया, नकाब बोल रहे हो क्या निकाला? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, यूपीए की सरकार में आप दूसरों के ऊपर टरका रहे हैं, यूपीए की समाधान सरकार नहीं में निकाल रहे शिक्षा हैं, मित्र कौन देश था? को गुमराह कौन कर दे रहे के हैं गया? आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, संविदा कर्मी कौन दे के गया? आप जिम्मेदार हो पेंशन की बात। अरे भाई पूरी तरीके से, पूरी तरीके से बात पे आइए ना। ये नकाब बोर्ड में जनता के मुद्दे कोई बात नहीं कर रहा है। आज हमने जनता के मुद्दे कोई बात नहीं कर रहा है। हर आदमी अपनी अपनी बात कर रहा है। नहीं गलत है, गलत है। फैसला लिया, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। चलिए ठीक, मैं सबको रोकूंगा, बहुत आदर के साथ सभी साथियों को रोकूंगा। अब देश क्या कह रहा है जरा सुन ले, और राजनीतिक दलों को जरूर सुनना चाहिए कि देश क्या कह रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं, देश क्या कह रहा है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनादेश देश को ही देना है। दीपिका बताइए देश क्या कह रहा है? बिल्कुल, आज का हमारा सवाल था कि क्या इस चुनावी समर में पुरानी पेंशन और संविदा कर्मियों के शोषण से मुक्ति के मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएंगे। लोगों ने इस पर हमें खूब वोट किए हैं। इस वक्त परिणाम आपकी टीवी स्क्रीन पर 83% कह रहे हैं हाँ निर्णायक भूमिका निभाएंगे, 15% कह रहे हैं नहीं, 2 कह रहे हैं पता नहीं। अमिताभ जी, देश के दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को और समस्त क्षेत्रीय दलों को, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक जितने क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं, उनको यह मैंडेट देखना चाहिए। चुनाव की वेला में
पहला वोट 11 अप्रैल को पड़ने जा रहा है ओंकार नाथ जी। उस वक्त देश की 83% आवाम कह रहा है हां ये दोनों मुद्दे बहुत बड़े हैं, ये बड़ी भूमिका निभाएंगे जनादेश में। इसलिए मैं ये चर्चा लेके आया। ये कोई मेरी पसंदगी और नापसंदगी का प्रश्न नहीं, 83% लोगों की पसंदगी का मसला है ये देश में। 83% बड़ी संख्या होती है। और अंत में 2-3 बातें जरूर कहूंगा। मैं मानता हूं कि सांसद विधायकों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन जब ऐसी विसंगति हो जाए कि जो एक बार हल्दी लगा लिया उंगली में है वो जीवन भर हल्दी लगाएगा, तो सरकारी कर्मचारी तो सवाल उठाएगा। जो एक बार सांसद रह लिया, विधायक रह लिया, शपथ ले लिया, जीवन भर पेंशन पाएगा। और ये 40 साल नौकरी करने के बाद नहीं, ये रास्ता बदलना चाहिए, या तो वो भी छोड़े। तो नैतिक बल बने इनसे कुछ कहने का, राजनेताओं का, कि भाई चलो अब नई पेंशन की ओर चलो। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, एक चावल सामने रख देता हूं, पता लग जाएगा देगची में क्या हो रहा है। भारत में टेलीफोन का टैरिफ इतना सस्ता हो गया, इनकमिंग टोटल फ्री, यानी जीबी डाटा क्या होता वो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में आ गया। चाहे जितना इंटरनेट चलाओ उतना चला नहीं पाओगे, नहीं 399 299 कैसे कैसे पैक आ गए। सांसदों को जो टेलीफोन का खर्चा मिल रहा है वो अभी भी वही मिल रहा है, बड़ा वाला। क्यों भाई? एक उदाहरण दिया है। राजनीति में सार्वजनिक जीवन शुचितापूर्ण होना चाहिए। जो मानदंड हम दूसरों के लिए रखना चाहते हैं वो राजनेताओं को अपने ऊपर पहले लागू करना चाहिए। ठीक था विजय बंधु ने, आपको सारी सुविधाएं सरकारी चाहिए। और दूसरी बात, ये संविदा का मसला किसी राज्य का मसला नहीं, ये देश का मसला है। इस पर सामूहिक चिंतन करिए। मेरा निवेदन है सब दलों से, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? संविदा पर चलता हुआ भारत, बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं। संविदा के पैरों पर चलता हुआ भारत क्या एक मजबूत भारत हो सकता है? एक उन्नत भारत हो सकता है क्या? नहीं। हारे हुए मन से खड़े लोग बड़े भारत का निर्माण नहीं कर सकते। संविदा के बच्चों का मन देखिए, हताश है वो। ये रास्ता बंद होना चाहिए। जो आ गए वो आ गए, आगे इसमें फुल स्टॉप लगे। जो भर्ती हो, नियमित भर्ती हो, योग्य लोग रखे जाएं, जांच परख के रखे जाएं, लेकिन जो रखे जाएं उनको पूरी सुविधाएं मिले। मैं ये नहीं कहता सदावर्त बांटो, परीक्षा की प्रक्रिया कड़ी रखिए, योग्य लोग आए, लेकिन जो लोग, जिन लोगों के कंधों पर भारत चलाने की जिम्मेदारी हो वो लोग फिर सुरक्षित होने चाहिए। आर्थिक संकटों से नहीं जूझना चाहिए, पड़ना चाहिए फिर उनको। वो देश के लिए चिंतन करें, योगदान दें और देश उनके आर्थिक जरूरतों की चिंता करे। ऐसा भारत बनना चाहिए। इसलिए आज मैं मुद्दा लेके आया हूं। मैं उस विवेचना में भी नहीं जाना चाहता कि गलती किसकी थी, ज्यादा थी, कम थी। सभी की गलती दिखती मुझे तो, लेकिन आज कम से कम ये जरूर चिंतन होना चाहिए राजनीतिक दलों के भीतर कि भारत की इन दो बड़ी समस्याओं पर अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो भारत के लिए हमारा जो कमिटमेंट है वो अधूरा रहेगा और एक मजबूत भारत, एक अच्छा भारत, एक श्रेष्ठ भारत नहीं बन सकता इस व्यवस्था में। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए।